सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखिएगा। सीसी और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। सीसी लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें, ये दोनों चीज सेम होता है, ध्यान रखिएगा। बनेगा? बना सर? सिंपल है, थोड़ा सोचिए बन जाएगा। देखिए, कोई भी जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जब भी आए, नहीं बने नहीं बने ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, तो हम लिख दें, एट एसटीपी लिखना जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में कभी भी ऐसे मत करिए कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप पहले एक मोल से स्टार्ट कीजिए और आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमको दिया क्या है, ग्लूकोज, नहीं तो पहले तुम सिंपल हम जो बोल रहे हैं ना वही काम करते जाओ, तुमसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। 1 मोल ग्लूकोज लिख दो, लिख दिए? नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, C6H12O6, सब लोग जानते हैं। नहीं, अब 1 मोल ग्लूकोज तुम लिख दिए, ये बताओ कि अगर 1 मोल ग्लूकोज हम लिखते हैं और 1 मोल ग्लूकोज एट एसटीपी अगर हम डाल दें, एट एसटीपी अगर हम लोग डाल दें, नहीं तो ये बताओ कि 1 मोल ग्लूकोज एट एसटीपी हम लोग डालें, तो हम लोग कल पढ़े थे कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ऐसा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक है। और लीटर है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो गया, ठीक है। अब देखो तो हम लोग ग्लूकोज में कार्बन एटम्स की संख्या की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुमको, कार्बन एटम दिखाई दे रहा है सामने 6, कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो 1 मोल लगा हुआ है, तो 1 मोल का मतलब हम लिख सकते हैं कितने इसमें कार्बन एटम होंगे? 6 × N कार्बन एटम्स। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो तुम्हारे सामने रिलेशन है बाबू कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। नहीं तो इसलिए 224 सीसी में कितने होंगे? नहीं निकलेगा। सिंपल है। तो हम लोग को यहाँ करना क्या था? सिंपल जो रिलेशन मिला उसमें लिखते कि इन 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, इन 22,400 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल नंबर ऑफ, इन 22,400 सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू कितना? 6 × N। तो इसलिए इन 1 सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 6 × N डिवाइडेड बाई 22,400। तो इसलिए तुमको कितने में निकालना था? इसलिए इन 224 दिया है ना, 224 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू, तुम कर सकते थे 6 मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 224 होगा। दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करते, इसको काट देते, यहाँ पे हम लोग का 100 आ जाता, वैल्यू हम लोग का आ जाता 0.06, सॉरी 0.06 मल्टीप्लाइड बाई N कार्बन एटम्स। बोलो दिक्कत है क्या? नहीं। तो सिंपल जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाते थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना है। देख लो कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कल के क्लास से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 12th का। अब उसमें जहां जहां हम लोग का बेसिक यूज पड़ेगा उस बेसिक को हम लोग पढ़ते चलेंगे। नहीं लेकिन चैप्टर अब साथ में चलते चला जाए, क्योंकि मान लो जनवरी हम लोग खत्म हो गया, नहीं तो फरवरी स्टार्ट हो गया, तो बेसिक पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता है कितना पढ़ा जाए। एक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो 2 महीना पर लग जाएगा। नहीं तो अब हम लोग को मोल का जो जो टॉपिक यूज में आएगा ना उसको वहाँ ही पढ़ते चलेंगे।
अब जो जो बेसिक जहाँ दिक्कत होगा उसके हिसाब से हमको वहीं पे बेसिक क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जो जानना था, जो कि यूज आने वाला है, जो कि मोलरिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ना था, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस थोड़ा चाहिए था, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट चाहिए था, नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बस मेरा है, ठीक है। तो क्लियर करना है, इसलिए कल से क्लास आपका और इंपॉर्टेंट जाएगा, ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो हम लोग को एक और सिंपल क्वेश्चन बना लें, उसका थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो तो हम लोग को यहाँ से दिया गया सिंपल, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, calculate the number of water molecules in 1 centimeter cube volume, in 1 centimeter cube volume, if density of water is 1 gram per centimeter cube, ठीक है। यहाँ दिया गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 है बाबू, ध्यान रखना, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें देखना तुम कि इसमें एसटीपी नहीं लिखा हुआ है, नहीं, जब एसटीपी लिखा रहता है तभी हम लोग वॉल्यूम कितना मानते हैं, 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो मोल लिखना शुरू करो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। 1 मोल H2O लिख दिए, चलो भाई 1 मोल H2O का मास कितना, 18 ग्राम होता है ना जी, इसका 2 और इसका 16, 16 और 2 18 ग्राम, नहीं तो 1 मोल H2O का मास कितना, 18 ग्राम। अच्छा चलो, अब हमको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। अगर हम लोग मास की बात करें, नहीं हम लोग मास की बात करें तो मास कितना है, 18 ग्राम, नहीं तो 18 ग्राम हम लिखते हैं यहाँ पर। चलो भाई डेंसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, ये आ गया 18 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर चला गया और आ गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हुआ बड़ा अच्छा चीज है, 1 मोल वाटर का जो मास होता है वही उसका वॉल्यूम भी होता है, नहीं तो यहाँ से हमको वॉल्यूम निकल गया कितना, 18 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो किसको दिक्कत है, नहीं, यानी आइंदा सब याद रखेंगे, इतना निकालेंगे नहीं, नहीं क्या याद रखेंगे कि अगर 1000 ग्राम वाटर कहीं दिया हुआ है, नहीं तो उसका अगर वॉल्यूम पूछे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है भाई, ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो जो उसका मास होगा वही उसका वॉल्यूम होगा, बस हमको करना क्या है, ग्राम को डिस्प्लेस करना है और सेंटीमीटर क्यूब बैठा देना है, ठीक है। चलो अब दूसरा बात पे आ जाए, यहाँ बताओ कि तुमको 1 मोल वाटर लिखा हुआ है, तो 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, नहीं कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। चलो लिख दिए, तो देखो तो यहां से तुमको एक रिलेशन मिल गया कि 18 सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, नहीं निकल जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन्स n डिवाइडेड बाई 18 मॉलिक्यूल्स आएगा, देख लो परेशानी। यहां पर हम लोग क्या किए,
हम लोग को बोला गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या निकालना था। नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं किए, 1 मोल वाटर लिए, 1 मोल वाटर का मास लिख दिए 18 ग्राम। नहीं, फिर यहाँ पर उसका वॉल्यूम निकाल लिए 18 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, n मॉलिक्यूल्स। तो मालूम चल गया कि 18 सेंटीमीटर क्यूब में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n/18। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा था इसमें? नहीं, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। आए, हाँ, n के जगह पर 6.02 टू 10^23। नहीं, n तो हम लोग अपने सहूलियत के लिख लेते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग मोल के बारे में थोड़ा बहुत जो जानना था, नहीं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत जाने, लेकिन मोल खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना है। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लंबा टॉपिक होता है। बस में क्योंकि इसमें अभी इक्विवेलेंट रहता है, ग्राम इक्विवेलेंट आता है, यूज ऑफ मोल इन केमिकल आता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आता है, एक्सेस रिएक्टेंट आता है, अभी बहुत सारे इसमें टॉपिक आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में आपको मोल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी जुड़ जाता है, एसिडिटी से, बेसिसिटी से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ता है, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन वो सब हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, क्योंकि वो अभी हम लोग के 11th के सिलेबस में था, वो 12th के सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन 12th के सिलेबस के लिए मोल को जानना जरूरी था, इसलिए क्योंकि अब हम लोग 12th के सिलेबस में जब पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नहीं, तो ये सब हम लोग को यहाँ पर मोल का यूज पड़ेगा। नहीं, तो मोल आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हो गया, तो आप थोड़ा वो समझेंगे हाँ जी, मोल अगर कहीं वर्ड आएगा तो आप उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास से इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। चलो देखा जाए। यहां से हम लोग ध्यान दें, देखो तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल चैप्टर से खत्म करेंगे, नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल चैप्टर जो है उनको पढ़ेंगे। जैसे न्यूमेरिकल चैप्टर में आपका आएगा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 चैप्टर जो हैं ये आपको क्या आते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। बस में रहा है, तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है, ध्यान रखना है, नहीं, तो उसको हम लोग लेट से पढ़ेंगे, जो आसान चैप्टर है उसको लेट से पढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग आज के क्लास में से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आपका सॉल्यूशन चैप्टर। चलो, अब धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। चलो, तो हम लोग का चैप्टर है आपका सॉल्यूशन चैप्टर, नहीं, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले जो चैप्टर मोल से रिलेटेड हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट इज नॉट रिलेटेड विथ मोल, सॉलिड स्टेट जो है उसमें मोल की यूज बहुत कम पड़ती है। सबसे ज्यादा मोल का यूज कहाँ पड़ेगा आपको, 3 चैप्टर्स में। कहाँ कहाँ, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा इसका यूज मिलेगा, और इन 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें, ध्यान दिया जाए। देखो तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मिक्सचर की, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में सब लोग लगभग जानते हैं, नहीं, कि मिक्सचर जो है इसमें 2 टाइप होते हैं, नहीं जी, कौन कौन सा होता है, होमोजीनियस और, बताइए कितना तेज है सब तुम लोग। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो, ध्यान दिया जाए। अच्छा, कोई पूछे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो कोई बता सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? नॉर्मल है, आप जानते होंगे,
बताइए, कोई भी एक आदमी हाथ उठा के बोलिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? क्या बात है, गलत है। हैं? जिसका सेपरेशन नहीं सुनाई दे रहा है, जिसका सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखे उसको हम लोग, ये तो एक प्रॉपर्टी हुआ, ये एक प्रॉपर्टी हुआ, नहीं ये डेफिनेशन नहीं हुआ। और कोई देखा जाए, हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, नहीं तो थोड़ा समझ लें। देखो तो यहाँ पर समझो, बहुत कॉमन सी बात है जो आप जानते भी हैं पहले से, बस बोल नहीं पाते हैं। समझा जाए, होमोजीनियस मिक्सचर की हम लोग की बात कर रहा है, नहीं देखो तो यहाँ पर हम लोग एक ग्लास लिए हुए हैं, इसमें पानी ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो पानी ले लिए, नहीं, और इस पानी में आप क्या मिला दिए? चीनी। पानी में आप मिला दिए चीनी, ठीक है, चीनी पूरा घुल गया। आप एक गिलास पानी लिए, उसमें क्या किया? चीनी को मिक्स कर दिए, नहीं चीनी जो था आपका पूरा अच्छे तरीके से घुल गया, ठीक है, नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं नीचे आपका चीनी नहीं बैठा होना चाहिए, वो पानी में घुल गया, ठीक है। अब क्या करो आप, ऊपरी हिस्सा जो है, इस ऊपरी हिस्सा में वाटर और शुगर, वाटर और शुगर का तुम रेशियो निकालो। जस्ट हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, वाटर का मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4, और शुगर के पार्टिकल्स 3, 1 2 3। अच्छा, बीच वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन में वाटर और शुगर के पार्टिकल्स का रेशियो निकालते, कितना आता? 4/3। अच्छा, नीचे वाला जो रेशियो है, इस नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वाटर और शुगर का रेशियो निकालते, कितना आता? 4/3। अच्छा, सॉल्यूशन के एवरी पार्ट में, यानी सॉल्यूशन के प्रत्येक पार्ट में वाटर और शुगर का जो रेशियो है सेम है या अलग अलग है? दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, नहीं जिस मिक्सचर के प्रत्येक पार्ट में कंपोनेंट्स का, गिवन कंपोनेंट्स, तो यहाँ कंपोनेंट्स कौन कौन है? वाटर एंड शुगर। गिवन कंपोनेंट्स का रेशियो मिक्सचर के प्रत्येक भाग में क्या हो? सेम हो, नहीं तो वैसा मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे, अगर होमोजीनियस मिक्सचर कोई हम लोगों से बोलता डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते थे कि इफ द रेशियो ऑफ गिवन कंपोनेंट if the ratio of given components in a mixture is same in every portion, same in every portion, same in every portion of mixture, then that type of mixture is called as, then that type of mixture is called as homogeneous mixture। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कहने का मतलब है कि आप पानी लिए, पानी में चीनी को घुला दिए, नहीं तो अगर आपका चीनी पूरी तरह से घुल गया है तो इसका मतलब हुआ कि जब ऊपरी हिस्सा आप पीजिएगा, नहीं तो उतने मीठा लगेगा, बीच वाला हिस्सा पीजिएगा तो भी उतने मीठा लगेगा, और निचला हिस्सा पीजिएगा तो भी उतने मीठा लगेगा। इसका मतलब हुआ नहीं कि अगर ऊपरी हिस्सा आप पिए तो पानी का कण 1 2 3 4 गो पानी का कण आपके मुंह में गया और 3 गो चीनी का दाना गया, नहीं
तो ऊपर का मिठास वही, फिर बीच वाला पिए तो बराबरे पानी का कण और बराबरे चीनी का कण गया, तो फिर मिठास वही। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहाँ से हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है और उस मिक्सचर के प्रत्येक पार्ट में या प्रत्येक पोर्शन में नहीं गिवन कंपोनेंट का रेशियो क्या हो, सेम हो, तो निश्चित रूप से ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। बोलो दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब कोई बोलता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलो, तो नहीं बोल सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ गिवन कंपोनेंट नहीं इन ए मिक्सचर इज नॉट सेम नहीं इन एवरी पोर्शन या इन एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज देन दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोल सकते हैं? नहीं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन आप अपने तरीके से लिखेंगे। यहां पर हम आपको बस लिख के छोड़ दिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना है। चलो, अब जैसे होमोजीनियस मिक्सचर आप बोल रहे थे, तो होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग बोल रहे थे, तो इसके एग्जांपल में आप नॉर्मल एग्जांपल, जो नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल जो यूज करते हैं आप, वाटर प्लस शुगर नहीं, या आप बोल सकते हो वाटर प्लस सॉल्ट नहीं, ये सब आपके नॉर्मल एग्जांपल हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग को मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ध्यान रखना है। चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। चलो, तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हम लोग का है सॉल्यूशन नहीं। तो मिक्सचर तो हम लोग को दो टाइप का मिला, मिक्सचर जो था वो हम लोग को दो टाइप का मिला। अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सिंपली कहा गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन नहीं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वही हम लोग को इसका डेफिनेशन दिया गया, तो हम लोग को बोला गया कि सॉल्यूशन अगर बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस, two or more than two substances is called as solution। ध्यान रखना है, ठीक है। केयर करेंगे क्या भाई कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट कॉल्ड एज सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर मिलेगा 5th चैप्टर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है नहीं, उनके बारे में आपको आगे मिलेगा, जिसमें आप पढ़िएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको दो टाइप के मिक्सचर मिलेंगे, एक आपका आएगा कोलॉइडल मिक्सचर और एक आपका इसमें आएगा सस्पेंशन मिक्सचर। ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में बताया गया। तो पहला हम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा मिक्सचर तो पहले पढ़े, मिक्सचर में दो टाइप आया, एक था होमोजीनियस, एक था हेट्रोजीनियस नहीं। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि किसी भी मिक्सचर में जो गिवन कंपोनेंट्स हैं, उन गिवन कंपोनेंट का जो रेशियो है वो मिक्सचर के प्रत्येक भाग में क्या हो, सेम हो, तो वैसा मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें ही सॉल्यूशन कहा जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहा जाता है नहीं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट का, गिवन कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो मिक्सचर के प्रत्येक भाग में सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा नहीं, तो वो मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या कुछ भी नहीं आता है? तो आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे, जो हम लोग को 5th चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन सा? कोलॉइडल मिक्सचर और सस्पेंशन मिक्सचर, उसके बारे में हम डिटेलिंग वहां पढ़ेंगे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, समझा जाए। अब हम लोग देखें अगर, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आया कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से बताया जा रहा है कि कोई भी जो सॉल्यूशन बनता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है वो जनरली
टू टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस को मिला के बनता है, दो प्रकार के सबस्टांस को मिला के बनता है, जिसमें एक सबस्टांस को आप जानते हो कि सॉल्वेंट कहते हैं और एक सबस्टांस को सॉल्यूट कहते हैं। नहीं सुने आप लोग नाम? सुने हुए हैं? नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनी सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर हम बोले तो ये बोल रहा है कि एनी सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय टू टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस, टू टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस, दो तरह के सबस्टांसेस को मिला के कोई भी आपका जो है वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, कौन कौन सबस्टांस है भाई? तो हम लोग जानते हैं कौन कौन। पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, जानते हैं हम लोग। चलो भाई, एक सॉल्वेंट हुआ और एक सॉल्यूट हुआ। नहीं, अब यहाँ पे डिफाइन करने की बात हुई कि हम लोग का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट किसे कहते हैं भाई? बोलिए, आप लोग जानते होंगे पहले से, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ, ये बात बोल सकते हैं। एक ये पॉइंट है, पूरा ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक ये पॉइंट जरूर है, ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट वह सबस्टांस जिसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। नहीं, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं कि अमाउंट जो है उसको हम लोग कहेंगे मोल। क्या कहेंगे? मोल। यानी कि सॉल्यूशन में जिस सबस्टांस के मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। ध्यान रखना है। तो कहा गया यहाँ पे पहला डेफिनेशन हम लोग है सॉल्वेंट पर, तो पहला डेफिनेशन हम लोग को सॉल्वेंट का दिया गया यहाँ से। चलो देखिए, हम लोग तो यहाँ से बोला गया कि जनरली substance which have less number of या lesser number of mole, सॉल्वेंट लिख रहे हैं ना, तो लेसर थोड़े होगा, which have more number of moles, ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली सबस्टांस विच हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। चलो भाई, सॉल्वेंट ये बोल दिया गया। नहीं, यानी अगर सॉल्यूट के लिए कोई बात करता है तो सॉल्यूट के लिए हम लोग सिंपली बोलते, यहाँ पर लिखें, अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट के लिए सिंपली बोल सकते थे क्या? सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखें, विच हैव लेसर नंबर ऑफ मोल, विच हैव लेसर नंबर ऑफ मोल, जिसके मोल क्या हो, कम हो, वो हम लोग क्या होगा? सॉल्यूट होगा। चलो थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। देखो, तो हम लोग को यहां से दिया गया 360 ग्राम, यहां से ग्लूकोज दिया गया, एंड यहां पर हम लोग को 54 ग्राम H2O दिया गया। ठीक है, अब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम लोग को पहचानना है। नहीं, कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, कौन होगा बताइए? पहले मोल निकालेंगे, बस में आ रहा है, बिना मोल निकाले हुए नहीं बताएंगे। तो पहले इसको सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड करना है, तो पहले आप क्या निकालोगे? मोल। चलो, तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकालो पहले, मोल ऑफ ग्लूकोज। चलो, तो मोल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। चलो, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट जब तुम करोगे तो इसका गिवन वेट कितना है? 360, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? 180। 18 से काटोगे 2 मोल, तो तुमको यहां से निकल गया कि ग्लूकोज जो है वो कितना मोल है? 2 मोल है। चलो, अब तुम मोल ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, मोल ऑफ H2O भी तुम निकाल सकते हो। तो गिवन वेट 54 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, 16 और 2 18, 18 से काटोगे 3 मोल आएगा। ध्यान रखना है,
यानी कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम काउंट करोगे तो आएगा 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इसके आएंगे, और इसके तुम पार्टिकल्स काउंट करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। तो किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं? वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो अगर हमको यहाँ से कोई पूछा कि बाबू यहाँ पर तुम्हारा सॉल्वेंट कौन होगा, तो सॉल्वेंट हम लोग क्या बताएंगे? वाटर को बताएंगे। और सॉल्यूट किसको बताएंगे? सॉल्यूट आप बताओगे ग्लूकोज को। तो क्या मास के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में एक और पॉइंट कहा जाता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली अपेयर होता है, यानी दिखाई देता है। नहीं, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट जो होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, और सॉल्यूट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। बस मेरा है। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम सॉल्वेंट की बात बोल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट अपेयर्स यानी दिखाई देता है, अपेयर्स इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अपेयर्स इन सॉल्यूशन बट solute disappear, solute disappears in solution। ध्यान रखना है। तो ये बात तो आप जानते हैं पहले से भी। नहीं, अब जैसे पानी ले लिए एक गिलास और उसमें चीनी 1 चम्मच डाल दिए तो चीनी दिखाई देता है कि पानी दिखाई देता है? पानी। तो सॉल्वेंट आपका अगर है तो सॉल्वेंट जो है वो दिखाई देता है, और सॉल्यूट क्या होता है? गायब हो जाता है। तो ऐसे ही बोला जाता है कहीं कहीं हम लोग को बुक में, नहीं कि सॉल्वेंट जो होते हैं वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, सॉल्यूट वो होते हैं जो डिसअपेयर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बस में है, ये बोला जाता है। दूसरे पॉइंट पे आ जाए। दूसरा पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को ये कहा जाता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का स्टेट सेम रहता है। ऐसे कहें थोड़ा सा इसको, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो अपने फिजिकल स्टेट को लूज नहीं करता है। सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को लूज नहीं करता है, जबकि सॉल्यूट अपने फिजिकल स्टेट को लूज कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे तुम पानी लिए, ठीक है, तो पानी किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा चीनी ले रहे हैं तो चीनी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अब उस चीनी को तुम पानी में डाल दिए तो क्या जो चीनी है अभी भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है क्या? वो घुल गया? नहीं, यानी उसका जो स्टेट है वो वैनिश कर गया, उसका स्टेट खत्म हो गया। लेकिन पानी का स्टेट खत्म हो गया क्या? नहीं, पानी पहले भी लिक्विड फॉर्म में था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में है। ध्यान रखना है। तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, नहीं कि द सबस्टांस विच डू नॉट लूज इट्स फिजिकल स्टेट, नहीं, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। नहीं, एंड द सबस्टांस विच लूजेज इट्स फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। ऐसा भी लिखा रहता है। तो हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट डू नॉट लूजेज, सॉल्वेंट डू नॉट लूजेज इट्स फिजिकल स्टेट, इट्स फिजिकल स्टेट, बट सॉल्यूट generally loses its physical state। ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है। तो सॉल्वेंट डू नॉट लूजेज इट्स फिजिकल स्टेट बट सॉल्यूट जनरली लूजेज इट्स फिजिकल स्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहेगा ये? ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखा जाए दूसरे पॉइंट थोड़ा सोच देखें। यहां से हम लोग को ध्यान दिया जाए तो जैसे हम लोग को यहां से दिया गया NaCl और यहाँ स्टेट लिख दिया सॉलिड, यहां से लिख दिया वाटर और यहाँ स्टेट लिख दिया लिक्विड। चलो भाई, नहीं, अब इन दोनों के मिलने से तुमको क्या बन गया? तो यहाँ से तुमको बन गया सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का स्टेट लिख दिया लिक्विड।
अब तुमसे पूछेगा कि बाबू तुम बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन। तो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा, क्योंकि देख लो सॉल्यूशन का स्टेट भी लिक्विड है और सॉरी वाटर का स्टेट भी क्या है? लिक्विड है। तो दोनों का स्टेट सेम, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। और जो NaCl होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। ये जनरली नॉर्मल लाइफ में ऐसा ही होता है, नहीं लेकिन मे बी पॉसिबल। चलो भाई फिर से वही चीज दे रहा है, NaCl सॉलिड प्लस दे दिया वाटर लिक्विड, नहीं और यहां पर आपको लिख दिया सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को डाल दिया सॉलिड। अब पूछेगा सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट कौन? अब यहाँ पे NaCl क्या होगा बाबू? सॉल्वेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड था। क्या सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है क्या? नहीं है, स्टेट चेंज कर गया भाई। इसका मतलब अब NaCl बहुत ज्यादा हो गया, नहीं अब पानी उसमें थोड़ा सा, यानी 1 कटोरा नमक और 2-3 बूंद पानी, नहीं बुझा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वाटर है वो भुला गया और नमक साहब दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो जो भुला जाए वो सॉल्यूट है और जो दिखाई दे वो क्या है? सॉल्वेंट है। दिक्कत है इसमें, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखा जाए जैसे हम लोगों को, तो ये तो वो स्टेट के आधार पर, जैसे अल्कोहल दिया गया और वाटर दिया गया, नहीं और अल्कोहल और वाटर से भी तुम क्या बना दिए बाबू? तो तुम यहां से बना दिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल जो है वो भी लिक्विड है, वाटर जो है ये भी लिक्विड है और सॉल्यूशन जो बना वो भी क्या है? लिक्विड है। तो अब यहाँ पर तुम स्टेट के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते हो, बस में रहे, क्योंकि तुम्हारा ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूशन भी क्या आ गया? लिक्विड फॉर्म में है। तो इस केस में सॉल्वेंट सॉल्यूट कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान रखना है। तो उस केस में अमाउंट घोल के, मोल, हाँ वही बात हुआ हमको लगा घोल के, नहीं सर बनाइए ना एक पैक, नहीं वाटर और अल्कोहल है ये है, बस में रहे। तो जो ज़्यादा पीने वाला होगा सर उसके अनुसार बात कीजिए, कम पीने वाला के अनुसार बात कीजिए। जो सर ज़्यादा पीने वाला होगा ना, नहीं उसमें अल्कोहल सर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और जो कम पीने वाला नया आपके आपके शुरू किया है, नहीं तो वो क्या करेगा? तनी पानी ज़्यादा रखेगा और शराब को थोड़ा सा कम रखेगा, ठीक है। तो इस स्टेट में ध्यान रखना है, इस स्टेट में क्या रखना है? नहीं इस केस में अमाउंट ऑफ मोल डिसाइड करेगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लो या वॉल्यूम दिया रहे, जैसे इसका दे दिया 80 मिलीलीटर, नहीं और इसका दे दिया 20 मिलीलीटर। तो इस केस में हमको स्टेट के आधार पर नहीं डिसाइड करना है, अमाउंट के आधार पर डिसाइड करना है। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? सॉल्वेंट। और जिसका वॉल्यूम कम है बाबू वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो बहुत ईजी है पहचानना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं 1 नंबर का दे देता है, नहीं पहचानने के लिए। कभी फिजिकल स्टेट में कंफ्यूज करता है, कभी मास में कंफ्यूज करता है, कभी वॉल्यूम में कंफ्यूज करता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, आसानी से आप बना सकते हो, इतना में दिक्कत है। चलो दूसरा पॉइंट अगर देखें हम लोग तो सॉल्वेंट के लिए भी कहा जाता है, नहीं जो सबस्टांस दूसरे सबस्टांस को अपने में घुला लेता है, नहीं वह सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को अपने अंदर घुला लेता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुल जाता है वो सॉल्यूट होता है। नहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, नहीं दोनों रूम पार्टनर बन गया, बाहर गया पटना पढ़ने के लिए, दोनों रूम पार्टनर बन गया। एगो विद्यार्थी खूब पढ़ने वाला था, एगो विद्यार्थी तनी बदमाश था, बस में रहे, ठीक है। अब 2 गो विद्यार्थी था, एगो पढ़ने वाला एगो बदमाश, नहीं अब क्या हुआ कि संगत का असर पड़ता है, ठीक है। दोनों साथे रह रहा था, वो बदमाशवा क्या किया, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी था, नहीं उसको अपने में घुलाते 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 अपनी तरह बना दिया, नहीं बना दिया, बस में रहे। तो अपने में घुलाते घुलाते अपनी तरह बना दिया, बस में रहे। तो सॉल्वेंट कौन है? बदमाश विद्यार्थी। और सॉल्यूट कौन हुआ? जो बढ़िया विद्यार्थी था पढ़ने वाला, क्योंकि वो पहले पढ़ने वाला था लेकिन उसके साथ रहते 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 वो भी बदमाश बन गया, वो भी झगड़ा करने लगा, वो भी मारपीट करने लगा। तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का काम कौन कर गया? बदमाश। और सॉल्यूट का काम कौन कर गया? शरीफ विद्यार्थी। नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कि जो बदमाश विद्यार्थी होता है वो शरीफ विद्यार्थी के कांटेक्ट में आता है, जब उसको पढ़ते हुए देखता है तो उसको अच्छा लगने लगता है, धीरे धीरे वो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी में कन्वर्ट कर जाता है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। लेकिन ऐसा परिस्थिति कम आता है क्या कि बदमाशी में मन ढेर लगता है, नहीं, अब पढ़ाई में मन कम लगता है, नहीं, पढ़ाई बहुत टफ चीज बनाया गया है, अत्यधिक चीज पढ़ना है, कपार का टेंशन है, याद करके जाना है, नहीं, बहुत हेडक है भाई, क्या कीजिएगा। तो रेयर केस में ऐसा होता है कि जो शरीफ विद्यार्थी होता है वो भी बदमाश विद्यार्थी को अपने रंग में ढाल लेता है, नहीं, तो उस केस में शरीफ विद्यार्थी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, अब बदमाश विद्यार्थी सॉल्यूट। तो डिपेंड करता है, नहीं, तो सॉल्वेंट के लिए भी डेफिनेशन भी आप बुक में दे सकते हो, नहीं, कि द सबस्टांस विच डिसॉल्व अदर सबस्टांस इनटू इट, नहीं, वह सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को अपने में घुला लेता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, नहीं, और जो सबस्टांस दूसरे में घुल जाता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। दिक्कत है, ठीक है, तो ये समझ सकते हो, आप अपने से लिख भी सकते हो इसको। चलो थोड़ा दूसरे पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि चलो भाई मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर भी समझ में आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन के प्रत्येक पार्ट में जो गिवन कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये भी समझ में आता है। अच्छा, सॉल्यूशन किसी से बनता है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है, ये भी समझ में आ गया। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ रहा है, सॉल्यूट किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कोई सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो केयर करना है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, एक सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, नहीं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन में बाबू सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात याद रखने वाली चीज है, क्योंकि पूछ देता है कि इन ए टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन ए टर्नरी सॉल्यूशन व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट। नहीं, टर्नरी का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व है। कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। टर्नरी, टर मतलब 3, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व है। इन 3 कंपोनेंट में बताओ सॉल्वेंट की संख्या कितनी है और सॉल्यूट की संख्या कितनी है। सॉल्वेंट ऑलवेज 1 और सॉल्यूट 2। वही क्वाटरनरी दे देगा, क्वाटरनरी मतलब 4 कंपोनेंट, तो 4 कंपोनेंट का मतलब हो गया कि उसमें सॉल्वेंट हमेशा 1 और सॉल्यूट 3। बुझाया नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा। इन एनी सॉल्यूशन, ये बात याद रखेंगे, इन एनी सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट्स या टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ज़्यादा अच्छा लिखें हम लोग तो ऐसे लिखें, इन एनी सॉल्यूशन ओनली one type of solvent is present, but one or more than one type of solute can be present in a single solution, यानी एक ही सॉल्यूशन में, कहने का सेंस ये है मेरा। नहीं, तो इन एनी सॉल्यूशन ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट बट वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्यूट कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है इसमें, ध्यान रखना है। चलो आगे देख सकते हैं, देखा जाए हम लोग देखें अगर, तो यहाँ से अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाता है, नहीं, सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ाता है। इस सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि टॉपिक हम लोग का आया इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, देखा जाए तो
सॉल्यूशन को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बस मेरा सॉल्यूशन को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नहीं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ध्यान रखना है, कंपोनेंट्स के नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर हम लोग देखें अगर, तो सॉल्यूशन को हम लोग को बांटा गया है। ध्यान रखना है। चलो भाई देखते हैं, यहां से एक बॉक्स बना देते हैं। देखा जाए, यहां से अगर देखें हम लोग, तो मान लो हम यहां पर लिखते हैं इस पॉइंट पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और यहां लिख दिए नेम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो, 2, क्या किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 भी हो सकते हैं क्या? नहीं, एक कंपोनेंट छोड़, पानी ले लीजिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कम से कम कंपोनेंट कितना होगा, 2। नहीं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर हमारे पास 2 रहे, तो अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाबू 2 रहेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे, बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखना है। नहीं, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट आपको 3 हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 3 हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। वही अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाए, 4 हो जाए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास अगर 4 हो गए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर मोर देन 4 हो गए, 4 से अगर ज्यादा हो गए, मोर देन 4 हो गए, तो वैसे सॉल्यूशन को कहा गया पोलिनरी सॉल्यूशन। क्या कहा गया, पोलिनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, कोई पूछता है कि डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट्स को मिला के बना हो, एज फॉर एग्जांपल वाटर एंड शुगर। नहीं, टर्नरी सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट्स को मिला के बना हो। नहीं, एज फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर और स्लाइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। नहीं, तनी पानी, तनी सा चीनी अथवा सा नमक। नहीं, क्वाटर्नरी थोड़ा सा पानी, थोड़ा चीनी डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिए, और तनी नींबू डाल दें, तनी रूअफ़ज़ा डाल दें, नहीं तो 4-5 कंपोनेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे पोलिनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन होते हैं, जितने भी हम लोग के दवाइयाँ पीते हैं, जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, वो सब किसके एग्जांपल होते हैं, पोलिनरी के। क्योंकि एक मेडिसिन में बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स किए जाते हैं, नहीं मिक्स किया जाता है। जितना आप दवाई पीते हैं वो सब दवाई कौन सी का एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का ना एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम जो आपका मेडिसिन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बस मेरा, यानी ऐसा होता है क्या कि खांसी हुआ है तो खांसी के लिए ऊपर वाला दवाई पिएंगे तो कम फायदा करेगा, नीचे वाला ढेर फायदा करेगा, ऐसा नहीं ना होता है भाई। नहीं, ऊपर जो कंपोजिशन है वही बीच में कंपोजिशन है, वही नीचे कंपोजिशन है। ध्यान रखना है, तो कंपोजिशन सेम रहता है, आप आसानी से कहीं से भी पीजिए, फायदा बराबर करेगा। इतना में दिक्कत है। तो ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग को यहाँ पे बांटा गया है। किसी को परेशानी है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर है। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन किए, बस मेरा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये चैप्टर टोटली न्यूमेरिकल है। ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा बस 1 क्लास से 2 क्लास आपका बस थ्योरी चलता है, उसके बाद समझिए कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आते रहता है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट किया जाए, बड़ी भी आ गया। चलिए आज के लिए